दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज आपके सामने प्रस्तुत है कि कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का एक लेख। ये लेख हमने हंस पत्रिका से साभार लिया है, तो आइए सुनते हैं ये लेख। दूसरी हरित क्रांति को उस समय लाया जा रहा है जब पहली क्रांति के पूरी तरह से विफल हो जाने के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। पहली हरित क्रांति ने प्राकृतिक स्रोतों को समाप्त कर दिया। उन क्षेत्रों के लिए तो ये बात पूरी तरह लागू होती है जहां सघन रूप से हरित क्रांति को अंजाम दिया गया। हरित क्रांति के क्षेत्र में यह असर किसानों की मौत के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि उससे भिन्न असर दूसरे इलाकों में जैसे पर्यावरण आदि के रूप में दिखाई देने लगा है। आज स्थिति यह है कि भूमि सांस लेने के लिए तरस रही है। पैदावार लगातार कम होती जा रही है। छोटे किसान खेती से बेदखल होते जा रहे हैं। हरित क्रांति के लिए विदेशी मॉडल की तकनीक और खेती लाने के कारण ये हुआ है। कृषि के इस अभूतपूर्व संकट को गहराई से समझे बिना ही दूसरी हरित क्रांति का नारा देने के साथ भारत सरकार ने पहला काम तो यह किया कि अमेरिका के साथ कृषि में शोध और शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ काम करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक समझौता कर लिया। इसका सीधा असर यह होगा कि भारतीय कृषि अमेरिका के बड़े व्यापारी घरानों के नियंत्रण में आ जाएगी। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पहली हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में रासायनिक खाद, हाइब्रिड बीज और कीटनाशक, जिसे अंग्रेजी में लैंड ग्रांट सिस्टम कहा जाता है, शामिल किया। तो अब दूसरी हरित क्रांति अमेरिकी कृषि व्यापार के हितों की दिशा में खड़ी की जा रही है। 2005 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका में कहा था कि भारत की पहली हरित क्रांति ने लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया, और अब मैं इसीलिए खुश हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलकर भारत में दूसरी हरित क्रांति के लिए भारत और अमेरिका ने कृषि के क्षेत्र में साझापन करने का फैसला लिया है। लेकिन अमेरिका के साथ इस साझापन की असलियत कुछ और है। इस तरह के समझौते का यह मतलब है कि अमेरिका भारत में उन खतरनाक और नुकसानदेह तकनीक को लाद देगा जिसे दुनिया भर में नकारा जा रहा है। ये खतरनाक और नुकसानदेह तकनीक पशु और पौधों के जीन संशोधन के लिए विकसित किए गए हैं। इसके साथ ये हुआ कि देश में कृषि अनुसंधान जैसे मर रहे संस्थानों को काम भी दिया गया, जहां के 13,000 वैज्ञानिक लगभग खाली बैठे थे क्योंकि सरकार ने वहां पैसे देने बंद कर दिए थे और उस संस्थान पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। जरा अमेरिका के साथ ज्ञान के लेन देन के साझापन के 1000 करोड़ के समझौते के ब्यौरे पर भी नजर डाल लें। 190 करोड़ फसल के जैविक शोध पर खर्च होंगे तो 200 करोड़ पशु और मुर्गी पालन में जैविक तकनीक लागू करने के लिए लगाए जाएंगे। पर हैरानी की बात यह है कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिकों के मातहत जो ज्ञान हासिल करेंगे, उनके लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों को 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। भारत और अमेरिका ज्ञान पहल नाम के इस समझौते की दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इसे लागू करने के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें दुनिया भर में दुकानों की श्रृंखला चलाने वाली अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट और दुनिया भर में बीजों के व्यापार और शोध पर एकाधिकार रखने वाली कंपनी मोसेंटो के प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल हैं। समझौते के तहत 200 करोड़ रुपए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने, खाद्य एवं पेय पदार्थों की पैकेजिंग और प्रसंस्करण और उनकी स्वच्छता बनाए रखने की विधि जानने पर खर्च होंगे। इन बातों का सीधा सीधा मतलब वॉलमार्ट और खाद्य पदार्थों की ब्रिटिश कंपनी टेस्को के लिए भारत में रास्ता तैयार करना है। मनमोहन सिंह की सरकार की जो सबसे बड़ी योजना भारत निर्माण की है, उसका लबोलुआब यह है कि भारत के गांवों तक सड़क, संचार और दूसरी तरह से ढांचे का इस तरह से निर्माण हो जाए ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां अपनी दुकानें सजाकर दुनिया भर में फैली कड़ी से उसे जोड़ सकें। इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अमेरिकी कंपनियां वॉलमार्ट और मोसेंटो ने हाल ही में यह कह दिया कि उनकी दिलचस्पी शोध और उस पर आधारित विकास में कतई नहीं है, बल्कि उनकी आंखें भारत में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसरों पर लगी हुई हैं, जिनकी वहां अपार संभावना है। सरकार नई तकनीकी के रूप में जिस जीन संशोधित बीटी कॉटन की बात करती है, वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान में विफल हो चुकी है। सरकार खुद भी इसे स्वीकार कर चुकी है। इसीलिए भारत सरकार के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने बीटी कॉटन के 3 किस्मों के दोबारा उपयोग की अनुमति नहीं दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बीटी कॉटन बीजों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीज कंपनियों से 1496 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी। यह कुल राशि 3 करोड़ 84 लाख होती है।
लेकिन कंपनी माइको मोसेंटो मुआवजा देने के बजाय न्यायालय में पहुंच गई। बीटी कॉटन से खेती के विफल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में तो किसानों को इस बीटी कॉटन के इस्तेमाल से रोना पड़ा है, क्योंकि वहां खेतों में बीजों का बड़ा हिस्सा अंकुर ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश में तो 2 लाख एकड़ खेती इसी रूप में प्रभावित हुई है कि पौधे तैयार होने के साथ ही मुरझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीज कंपनियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वे तो बस अपनी तकनीक बेचकर पैसा बटोरने में दिलचस्पी रखती हैं। देश के उद्योगपति भी सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र के लिए तैयार की जा रही योजनाओं से यह सोचकर खुश हैं कि देश में कृषि व्यापार में काफी कमाई हो सकती है। इसीलिए फिक्की ने भी सरकार पर उद्योगों के अनुकूल कृषि में पैसा लगवाने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस सारी प्रक्रिया में किसान तो एक तरह से हाशिए पर ही आ गए हैं। कृषि सुधार उसके संकट को दूर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उद्योगों की कमाई बढ़ाने के इरादे से किए जा रहे हैं। इस तरह के प्रयासों से कृषि में विकास दर तो एक बार बढ़ जाएगी, लेकिन जरूरत की जगहों पर निवेश नहीं होने के कारण किसानों के संकट बने रहेंगे। उद्योगों को ध्यान में रखकर कृषि के विकास का मतलब कृषि संकट का और गहराना है। इस योजना के तहत जिस तरह की नई तकनीकें लाई जा रही हैं, वे इतनी नाजुक हैं कि बहुत सारे किसान इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। खेती की प्रक्रिया के हर चरण को नाप तोल करने की एक तकनीक विकसित हुई है, जिसे अंग्रेजी में प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। ये तो भारत के सामाजिक स्तर के बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, लेकिन सरकारी बजट में इसके लिए राशि रखनी शुरू कर दी है। कृषि उत्पादन बाजार समिति के कानून में हेरफेर कर निजी कंपनियों के कृषि मंडी में प्रवेश को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ कृषि उत्पादों में फायदा व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया जा रहा है, जिससे नए बिचौलियों के आने का रास्ता तैयार होता है। अमेरिका में भी कृषि के क्षेत्र में बिचौलियों की इस रूप में एक लंबी कड़ी बन गई है कि उपभोक्ता तक पहुंचकर उत्पाद की जो कीमत मिलती है, वहां के किसानों को उसका 70% तक हिस्सा 1990 तक मिल जाता था। लेकिन अब खुदरा व्यापारियों के साथ विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों को देने वाली एजेंसियां पैकिंग, प्रोसेसिंग, क्वालिटीज कंट्रोल आदि के रूप में हिस्सेदारी की इतनी लंबी कड़ी विकसित हो गई है कि किसान को लाभ का महज 4% हिस्सा ही मिल पाता है। कनाडा की राष्ट्रीय फार्मर यूनियन ने हाल ही में एक अध्ययन कर पाया कि उनके देश में कृषि उत्पादों के 70 बड़ी खुदरा विक्रय कंपनियों के मुनाफे में तो कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि किसानों का लगातार घाटा हो रहा है। यही मॉडल भारत में भी लाया जा रहा है। भारत में 2005 से 2006 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर जोर दिया गया है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इससे खाद्यान्न के व्यापारी किसानों के सीधे खरीद कर सकेंगे। उसका सीधा मतलब यह है कि खराब मानसून की तरह मार्केट की हेरफेर से भी किसान प्रभावित होंगे। देश में कृषि व्यापार की रणनीति तैयार करने के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। यह इस नाम पर किया जा रहा है कि यह बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव की हेराफेरी को रोकने और उत्पादों को बढ़ाने में मददगार होगी। सरकार देश में ठेके पर खेती कराने की योजना को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहती है, लेकिन दूसरे देशों मसलन फिलीपींस, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना और मैक्सिको में ठेके पर खेती का प्रयोग बुरी तरह से विफल हो चुका है। वहां इससे इतने ज्यादा नुकसान हो चुके हैं कि निकट भविष्य में उसकी भरपाई संभव नहीं है। ठेके पर खेती कराने वाली कंपनियां मशीन की तरह भूमि का इस तरह दुरुपयोग करती हैं कि उन्हें कल के सामाजिक और दूसरे तरह के नुकसान की परवाह नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पैदावार लाने के लिए वे हर संभव प्रयास करती हैं। इसमें भूमि में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल तो पानी का बेतहाशा दुरुपयोग शामिल है। इसके नतीजे के तौर पर भूमि की उर्वरता क्रमशः नष्ट होती जाती है और ठेके पर भूमि लेने वाली कंपनियां उसे बंजर बनाकर दूसरी जमीन की तलाश में लग जाती हैं। इसकी तुलना आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती से की जा सकती है। इसी तरह से पानी का दोहन इतना होता है कि बाद में पूरे इलाके में पानी का संकट खड़ा हो जाता है। कृषि व्यापार करने वाली कंपनियां वास्तव में किसानों से नफरत करती हैं। वे उनके साथ मिलकर काम नहीं करती हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में तो किसानों को कंपनियों ने खेती से बाहर ही कर दिया है, जिसके नतीजे के रूप में यह देखा जा सकता है कि अमेरिका में खेती करने वाले किसानों की तादाद महज 9 लाख परिवारों में सिमट गई है। यूरोप के 15 देशों में महज 70 लाख किसान बचे हुए हैं। इस तरह के कृषि मॉडल का साफ संदेश है कि खेती से किसानों को निकाला जाए। भारत में कृषि संकट का इलाज इसी तरह से किया जा रहा है, लेकिन इससे भुखमरी पैदा होगी और अनाज को लेकर असुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि दुनिया भर में कंपनियों के मॉडल पर आधारित खेती के इतने बुरे नतीजे निकलने के बावजूद यह देखा जा रहा है कि देश के लिए नीतियां तैयार करने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज यह दिखाई दे रही है कि विश्व बैंक ने पिछले एक दशक से व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनी ताकत लगा रखी है। जब इस बात को महसूस करने में 40 वर्ष लग गए कि यूएसए द्वारा विकसित तकनीकी को विकासशील देशों के राष्ट्रीय कृषि शोध व्यवस्था द्वारा आंखें मूंद कर स्वीकार करना पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है और उत्पादकता भी क्रमशः कम होती गई, तब अमेरिका द्वारा प्रेरित दूसरी हरित क्रांति से पहले से भी ज्यादा नुकसान ना होंगे, इसकी गारंटी कहाँ से मिल सकती है। मित्रों, ये लेख यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।